हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। इसमें जो आपका पेपर 3 है, पाठचर्या विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। आज हम इस सब्जेक्ट के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के एमसीक्यूज़ करेंगे। यानी कि कल से हमने जो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ कराने शुरू किए हैं, कल हमने पेपर सेकंड किए थे, आज हम पेपर थर्ड के एमसीक्यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और चैप्टर वाइज करेंगे। ठीक है, इसमें यह है कि दो चैप्टर्स के क्वेश्चंस कर लेंगे। इसमें चाहे कोई छोटा क्वेश्चन हो, बड़ा क्वेश्चन हो, सरल क्वेश्चन हो, कठिन हो, इम्पॉर्टेंट हो, नहीं हो, सारे क्वेश्चंस इंक्लूड हम कर लेते हैं ताकि कोई भी प्रश्न आपका छूटे नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से आज भी इस क्लास में हमारे 75 क्वेश्चंस हैं जो अलग अलग तरीके से या जो अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक हैं वहाँ से क्वेश्चंस लिए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, एक से बढ़कर के एक प्रश्न रहेगा और ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। जो भी विद्यार्थी क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। और हमारे जो टोटल प्रश्न रहेंगे वो कितने रहेंगे? हमारे टोटल प्रश्न 74 क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, और कल जो हमने पेड क्लासेस के बारे में जो नंबर दिया था उसमें एक नंबर यहाँ पे कोई मिस्टेक हो गया था, पता नहीं ये कट गया था ये कट गया था, 9 ही नंबर रह गए थे। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कमेंट किया, तो ध्यान रखिएगा, ये नंबर है हमारा 9628182649। ठीक है, पेड नोट्स के लिए आप हमें यहाँ मैसेज कर सकते हैं। चलिए आते हैं पॉइंट पे और अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पाठचर्या शब्द का अर्थ क्या है? पाठचर्या शब्द का अर्थ होता है विद्यार्थी का लक्ष्य प्राप्ति का एक साधन, और दौड़ का मैदान भी इसको कहा गया है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी जो आपका है वो राइट हो जाएगा। हमने पहली क्लासेस में पाठचर्या को विधिवत तरीके से बताया हुआ है, समझाया हुआ है। ठीक है, तो विद्यार्थी का लक्ष्य प्राप्ति का साधन भी है, दौड़ का मैदान भी है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाता है। पाठचर्या के प्रमुख क्षेत्र क्या हैं? तो पाठचर्या के प्रमुख क्षेत्र में हमारा एक तो शैक्षिक क्रियाएं भी आ जाती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं भी इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। क्योंकि देखिए, जो पाठचर्या और पाठ्यक्रम में यही अंतर है। पाठचर्या के अंतर्गत स्कूल में होने वाली प्रत्येक गतिविधि इसमें शामिल हो जाती है और सिलेबस एक अलग तरीके से निर्धारित होता है। अगर मैं यहीं पर दोनों में अंतर बताऊं एक सेकंड के लिए, देखिए, पाठचर्या छोटा सा अंतर आपको बताते हैं, पाठचर्या और पाठ्यक्रम। ठीक है, अब इसमें क्या अंतर है? पाठचर्या होता है करिकुलम, पाठ्यक्रम होता है सिलेबस। अब ये करिकुलम में अगर हम बात करें तो जैसे आप बीएड कर रहे हैं, बीएड आपका 2 साल का है। हमने हर बार मोस्टली यही आपको उदाहरण लेकर के समझा दिया है, सबसे आसान उदाहरण 2 साल का बीएड है। आपके बीएड में आप किस सेमेस्टर में कौन सा सिलेबस पढ़ेंगे, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट रहेंगे, कब आपके लेसन प्लान फाइल बनेगी, कब आपकी टीचिंग लगेगी, कब आपका वाइवा होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करके एक बार सेट कर दिया गया आपका करिकुलम। अब ये बदलने वाला नहीं है, लेकिन जो सिलेबस है, जो पाठ्यक्रम है, ये आपका हर सेमेस्टर में बदलेगा, हर सेमेस्टर में बदलेगा। ठीक है, ये सिलेबस होता है जो हर सेमेस्टर में आपका चेंज हो जाता है। करिकुलम एक बार निर्धारित कर दिया गया, अब उसको बदला नहीं जा सकता है। दूसरी बात है कि जो पाठचर्या होती है, इसमें विद्यालय के अंतर्गत होने वाली शिक्षा से संबंधित जो भी क्रियाएं हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं हैं। ठीक है, दूसरा जो बच्चों को जिसमें रुचि हो, जो खेल गतिविधि होती है, वो सारा कुछ आपका पाठचर्या में ही इंक्लूड हो जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सबसे पहले किसने प्रस्तुत की थी? प्रच्छन्न पाठचर्या होती क्या है, एक बार इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा को सबसे पहले सन 1968 में के फिलिप जैक्सन ने अपनी पुस्तक लाइफ इन क्लासरूम में प्रयोग किया था। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा, लाइफ इन क्लासरूम पुस्तक किसकी है? लाइफ इन क्लासरूम जो बुक है, ये फिलिप जैक्सन की बुक है, और इसी बुक में इन्होंने हिडन जो करिकुलम है उसके कॉन्सेप्ट को सबसे पहले यूज़ किया था फिलिप जैक्सन ने। प्रच्छन्न पाठचर्या को किसी शिक्षक की बजाय विद्यालय के द्वारा पढ़ाया जाता है। क्योंकि देखिए, विद्यालय कैसे पढ़ा सकता है? विद्यालय का मतलब, जो हम विद्यालय में जाते हैं तो क्या जो कुछ हम बनते हैं, जो कुछ हम सीखते हैं, सब कुछ हमें टीचर ही पढ़ाता है? नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने साथियों के साथ रह करके, क्लासरूम में रह करके, टीचर्स को देख करके, एटमॉस्फेयर की वजह से हम बहुत सारी चीज़ें
क्या कर लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं, सीख लेते हैं, उनका अधिगम कर लेते हैं, है ना, जो हमें विद्यालय ने सिखाया है, टीचर्स ने नहीं बताया कभी, हमने विद्यालय ने हमको वो सिखा दिया, एटिकेट, मैनर्स, है ना, और जो भी सभ्यता, संस्कृति, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो वो हमें विद्यालय पढ़ाता है, टीचर नहीं। छात्रों को ऐसा कुछ सीखने को मिलता है जो कभी उनके विषय के पाठ में न तो पढ़ाया जाता है, ना ही इसे सुबह प्रेयर में बताया जाता है। वे जीवन के इस उपागम को और शिक्षण की इस अभिकृति को स्वयं ही उसका अधिगम कर लेते हैं, खुद वो अधिगम कर लेते हैं, किसी के सिखाने से वो नहीं सीखते। तो ये जो प्रचंड पाठचर्या की अवधारणा है, ये सबसे पहले देने वाले कौन है, फिलिप जैक्सन है, 1968 में दी थी इन्होंने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पाठचर्या का एक भाग है, इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस, यह पाठचर्या का एक भाग है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, आंसर आप ध्यान रखिएगा। पाठ्यक्रम पाठचर्या का एक भाग है, एक पार्ट है। ठीक है, जो पाठ्यक्रम है वो पाठ्यचर्या में सम्मिलित हो जाता है। पाठ्यचर्या का जो क्षेत्र है वो व्यापक है, पाठ्यक्रम का क्षेत्र संकुचित है। नेक्स्ट इज पाठचर्या की प्रभावशीलता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है, कि जो पाठचर्या, जो करिकुलम अप्लाई किया गया है वह कितना इफेक्टिव रहा है, ये हम कैसे माप सकते हैं। तो ये हम माप सकते हैं मूल्यांकन के माध्यम से, क्योंकि मूल्यांकन में हम क्या करते हैं, उसके गुणों को देखते हैं, उसके दोषों को देखते हैं, है ना, और कमियां क्या रह गई हैं। अगर बच्चा अपने उद्देश्यों की पूर्ति नहीं कर पा रहा है तो उसके पीछे व्हाट इज़ द रीजन बिहाइंड दैट, है ना। और ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं, मूल्यांकन के माध्यम से, जब हम मूल्यांकन करते हैं, क्योंकि इसमें हम गुण, दोष, अच्छाइयाँ, बुराइयाँ सब कुछ जान लेते हैं। तो पाठ्यक्रम की प्रभावशीलता हमें यहीं से पता लग जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक पाठचर्या स्कूल का ब्लूप्रिंट या PIP है जिसमें निम्नलिखित के अनुभव शामिल हैं। किसके अनुभव शामिल हैं, तो आपको बताते चलें, इसमें विद्यार्थी के अनुभव शामिल होते हैं। पाठचर्या विद्यालय के निर्देशन में विद्यार्थियों के लिए नियोजित अनुभवों का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ऑप्शन सी स्टूडेंट इज द राइट वन ओवर हियर। पाठचर्या विकास को प्रभावित करने वाले कारक, देखिए जो भी करिकुलम डेवलपमेंट होता है उस पर प्रभाव पड़ता है वहाँ के समाज का। ठीक है, कि वो समाज की ज़रूरतें क्या हैं, वो समाज चाहता क्या है, उस समाज की सभ्यता संस्कृति क्या है। आर्थिक कारक भी बहुत बड़ा एक प्रभाव डालते हैं कि भाई किस तरीके की कंडीशन है, जो है कि वैज्ञानिक कारक भी प्रभाव इस पर डालते हैं। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो डी जाएगा वो बेस्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाठचर्या किस महत्वपूर्ण कारक को प्राप्त करने में सहायता करती, तो पाठचर्या जो होती है वो सबसे बड़ी चीज़ ये रहती है कि हम अपने पाठचर्या के माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर पाते हैं। जैसे आपको क्या करना है, आपको भी गवर्नमेंट टीचर बनना है, तो उसके लिए आपको सिलेबस तय है, आपका करिकुलम निर्धारित है आपका। बीएड में आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, बीएड के बाद ही आप सीटेट टेट क्वालिफाई करेंगे तब तो आप टीचर बनेंगे। तो यहीं से आपका एक करिकुलम सेट कर दिया गया है बीएड का, फिर उसके बाद आपका सीटेट का तय है, उसको फॉलो करते हुए आप आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी के माध्यम से आप अपने उद्देश्य तक पहुंच पाएंगे। किसके माध्यम से, पाठचर्या के माध्यम से। पाठचर्या क्या है, एक रास्ता है। जो पाठचर्या और पाठ्यक्रम में अंतर यह है कि पाठ्यक्रम से हम दौड़ करके जाते हैं उस रास्ते पे, और हमारा जो स्थान है, जो मंजिल है, पाठचर्या, वहां तक हम पहुंच जाते हैं। देखिए, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आंसर हमारा जो बी है वह राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। कोर प्रधान पाठ्यक्रम से क्या तात्पर्य है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम क्या होता है, ये ऐसा पाठ्यक्रम होता है जिसमें कुछ विषय अनिवार्य होते हैं और कई विषय ऐसे होते हैं जिन्हें विद्यार्थी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग चुन पाता है, कि मेरा इंटरेस्ट संगीत में है, मेरा इंटरेस्ट मैथ्स में है, या मेरा इंटरेस्ट होम साइंस में है। ठीक है, तो वो सब्जेक्ट विद्यार्थी अपने हिसाब से चूज़ कर लेता है। ये होता है कोर प्रधान पाठ्यक्रम। आपके जैसे मान लीजिए बीएड में आपके 3 सब्जेक्ट कंपलसरी हैं, अब चौथा सब्जेक्ट आपका जो है वो क्या है, वो आपका इलेक्टिव पेपर है। उसमें से कोई आपको कोई एक सेलेक्ट करना है ना। तो जिसमें आपकी योगा में आपको इंटरेस्ट है, योगा चुन लीजिए। मेजरमेंट वाले पेपर में आपको इंटरेस्ट है, मेजरमेंट चुन लीजिए। ठीक है, तो ये क्या है, आपको बाकी विषय अनिवार्य हैं, जो 3 सब्जेक्ट हैं उसमें आप कोई भी इधर उधर नहीं कर सकते, वो तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। चौथा इलेक्टिव है, वहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लीजिए। ये होता है अपनी रुचि के हिसाब से उसको चूज़ करना। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ए जाएगा वह राइट हो जाएगा। ठीक है,
अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि कोर प्रधान पाठ्यक्रम जो है इस प्रकार का सिलेबस कहाँ ज़्यादा प्रचलित है, तो ये अमेरिका के जो स्कूल हैं वहाँ पे इसको ज़्यादा ये प्रचलित है। अमेरिका के स्कूलों में कोर सिलेबस जो है, कोर करिकुलम जो है ज़्यादा प्रचलित है। और अगर इसके बारे में थोड़ी और बात करें तो कोर प्रधान पाठ्यक्रम ये जो है समस्या सुलझाने पर बल देता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग पर ये फोर्स करता है। इसलिए इसमें जो विषय होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, वो एक दूसरे से अलग करके नहीं पढ़ाए जाते हैं, बल्कि कई विषय एक साथ मिल करके पढ़ाए जाते हैं। कई विषय एक साथ मिला करके एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं। किसमें? कोर प्रधान पाठ्यक्रम में। ये बाल केंद्रित होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है और जो है कि मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर ये आधारित होता है। ये सारी इसकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? कोर प्रधान पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है समस्त युवकों को व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना और बालकों को वास्तविक समस्याओं के सुलझाने का अनुभव देना कि वो वास्तविक प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इसमें समस्या सुलझाने पर ही बल दिया जाता है। और बालकों को वो अनुभव प्रदान करना जो उन्हें समाज का अच्छा नागरिक बनने में सहायता दे। ठीक है, ये सभी जो उद्देश्य हैं वो कोर प्रधान पाठ्यक्रम के हैं। अब ये जो उद्देश्य हैं इनको रट लीजिए। आपसे क्वेश्चन ये पूछ लेगा कि बालकों को वास्तविक समस्याओं को सुलझाने का अनुभव किस पाठ्यक्रम के तहत दिया जाता है, तो ये कोर प्रधान पाठ्यक्रम के तहत दिया जाता है। ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि समस्या सुलझाने पर बल किस पाठ्यक्रम में दिया जाता है? कोर प्रधान पाठ्यक्रम में दिया जाता है। यह कौन सा पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है? कोर प्रधान पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर आधारित है। इस तरीके से क्वेश्चन घुमा घुमा करके पूछ लेगा। नेक्स्ट वन इज, देखिएगा, प्रच्छन्न पाठचर्या एक अवधारणा है, एक कॉन्सेप्ट है जिसका प्रयोग उन अबूझी और मौखिक चीज़ों का वर्णन करने में किया जाता है जिन्हें विद्यालय में छात्रों को सिखाया जाता है। किसने कहा? तो ये जो बात है वो ब्लैकवेल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कही गई है। किसने कही है? ब्लैकवेल डिक्शनरी के अकॉर्डिंग ये बात कही गई है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा किस सन में की गई? प्रच्छन्न पाठचर्या जैसा अभी हमने आपको पीछे पढ़ाया था, ये 1968 में प्रच्छन्न पाठचर्या की जो अवधारणा है 1968 में दी गई थी फिलिप जैक्सन के माध्यम से। ठीक है, फिलिप जैक्सन के माध्यम से। ओके, इतनी बात क्लियर होती है। चलिए, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। प्रच्छन्न पाठचर्या की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? फिलिप जैक्सन ने दी। फिलिप जैक्सन। कोर पाठ्यक्रम की विशेषताएं क्या होती हैं? कोर पाठ्यक्रम की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो यह पाठ्यक्रम सभी छात्रों की सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति करने का प्रयास करता है। ओके, इतनी बात क्लियर है। इसमें समय विभाग चक्र भी लचीला होता है और जो क्लास का टाइम होता है, जो कालांश होते हैं वो भी बड़े होते हैं। यह पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक और बाल केंद्रित होता है। कौन सा पाठ्यक्रम? कोर पाठ्यक्रम। ठीक है, और भी इसकी जैसे कई विशेषताएं आपसे पूछ सकता है कि इसमें क्या होता है कि कई विषयों को एक साथ मिला करके पढ़ाया जाता है। किसमें? कोर पाठ्यक्रम में। और अध्ययन अध्यापन के साथ साथ इसमें परामर्श भी चलता है। किसमें? कोर पाठ्यक्रम में। और इसमें शिक्षण जो होता है, जो टीचिंग होती है, वो समस्या केंद्रित होती है। प्यारे दोस्तों, क्या होती है? समस्या केंद्रित होती है। किसमें? कोर पाठ्यक्रम में। ठीक है, और छात्रों को कार्यों और समस्याओं को हल करने का अनुभव भी प्राप्त होता है। ये पाठ्यक्रम सबसे अधिक प्रचलित है, कोर पाठ्यक्रम। इतनी बात क्लियर होती है। वेरी गुड। चलिए, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन डी राइट हो जाता है। चीज़ों को बहुत अच्छे से समझिएगा। कोर पाठ्यक्रम की अगर सीमाओं की बात करें तो सीमाएं इसकी क्या हो जाएंगी? सीमाओं का मतलब होता है इसकी लिमिटेशंस। एक तो इस पाठ्यक्रम के छात्रों के सभी महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं होता और इस पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षण में समय भी अधिक लगता है और हमारे आज के शिक्षक कोर पाठ्यक्रम के द्वारा शिक्षा देने में कुशल भी नहीं होते। ये सारी समस्याएं हैं। और भी समस्या है कि इस पाठ्यक्रम के द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान में कोई क्रमबद्धता भी नहीं पाई जाती है और ज्ञान असंगठित भी रहता है, ऐसा माना गया है।
इस पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो छात्र पढ़ा हुआ होता है उसको कॉलेज में एडमिशन पाने के जो उसके जो रूल्स होते हैं वो उनको भी फॉलो नहीं कर पाता है, उनका जो एडमिशन है वो भी थोड़ा कठिन हो जाता है, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो कुल मिलाकर के ऑप्शन जो डी है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। आगे क्वेश्चन बढ़ेंगे। देखिए कहता है कि भारतीय संदर्भ में बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए कोर पाठचर्या के अंतर्गत किन तत्वों को महत्व दिया जाता है। तो इसमें जो तत्व हैं हमारे वह एक तो बाह्य सृष्टि है, ठीक है, एक तो बाह्य सृष्टि है और सामाजिक वातावरण है, कलाएं एवं हस्तकलाएं, इन सभी को इसमें महत्व दिया जाता है। इस पाठचर्या के विषय और कार्यक्रम इन्हीं 3 तत्वों पर केंद्रित होते हैं और इन्हें ही ध्यान में रखते हुए पाठचर्या संरक्षित भी की जाती है। इस पाठचर्या में बालक के अनुभव को केंद्र माना जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। तो यही वो 3 क्या हैं, यही 3 तत्व हैं जिन पर यह पाठचर्या केंद्रित होती है। आगे बढ़ते हैं। अब से 3 अगर ये याद हैं तो चौथा आपको अलग से दे देगा और पूछ लेगा कि इसमें से कौन सा तत्व नहीं है इसमें, ठीक है, कोर पाठचर्या के अंतर्गत कौन सा तत्व नहीं आता है। तो जो अगर आपको तीनों याद हैं तो गलत वाले को आप फटाक से आंसर कर देंगे। कोर प्रधान पाठ्यक्रम समस्या सुलझाने पर बल देता है, इसलिए इसमें विषय एक दूसरे से अलग करके नहीं पढ़ाए जाते हैं, कई विषय एक साथ ही पढ़ाए जाते हैं। ये इसकी विशेषताएं हैं। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। प्रच्छन्न पाठचर्या की क्या विशेषता है भाई, तो प्रच्छन्न पाठचर्या की अगर विशेषता की बात करें तो प्रच्छन्न पाठचर्या प्रायः अक्सर छात्रों, शिक्षकों और एक बड़े समाज के द्वारा अनजानी और अपरिचित होती है और प्रच्छन्न पाठचर्या विद्यालय संस्कृति से भी प्रभावित होती है, विद्यालय संस्कृति से भी प्रभावित होती है और प्रच्छन्न पाठचर्या के विद्यालयी व्यवस्था के समाजीकरण के रूपों में भी इसको समझा जा सकता है, इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये सभी इसकी विशेषताएं मानी गई हैं। प्रच्छन्न पाठचर्या को किसी टीचर की बजाय विद्यालय के द्वारा पढ़ाया जाता है, आप इसको ध्यान रखिएगा। और इसकी जो सबसे पहले अवधारणा है वो फिलिप जैक्सन ने 1968 में दी थी। पाठचर्या का प्रकार, देखिए जो पाठचर्या है इसके कई प्रकार होते हैं प्यारे दोस्तों। पाठचर्या के कितने प्रकार होते हैं, पाठचर्या के कई प्रकार होते हैं। अब जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो कोर पाठचर्या भी होती है, समेकित पाठचर्या भी होती है, क्रिया केंद्रित पाठचर्या भी होती है। अब भाई जैसे कोर पाठचर्या क्या है, जिसमें कुछ विषय तो अनिवार्य हों और कई विषय ऐसे हों जिनमें से विद्यार्थी कुछ को अपनी रुचियों के अनुसार चुन सके, वो होती है हमारी कोर पाठचर्या। अब समेकित पाठचर्या की अगर बात करें तो समेकित कहो इसको या फिर एकीकृत कहो, समेकित कहो या फिर एकीकृत कहो, एक ही बात है। इसको इंग्लिश में इंटीग्रेटेड कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंग्लिश में इसको इंटीग्रेटेड कहते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है कि चीज़ों को एक साथ मिला करके पढ़ाया जाता है। यहाँ पे समेकित की जगह पे आपको समन्वित भी लिखा हुआ मिल सकता था। कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, आंसर भी बता देंगे, ठीक है। तो ये समेकित पाठचर्या, इसको एकीकृत भी कहते हैं, यानी कि एकीकृत या समन्वित का मतलब होता है सबको एक साथ जोड़ना। इस पाठचर्या में कई विषयों को एक साथ मिला करके तैयार किया जाता है। अब जैसे आपका सामाजिक अध्ययन आता है तो सामाजिक अध्ययन में कई सारे विषय आ जाते हैं, जैसे इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र। तो ये क्या है कि सामाजिक अध्ययन में सारे विषय आ गए ना, तो सबको हम इंटीग्रेट करके पढ़ा रहे हैं, सबका यहाँ पे एकीकृत स्वरूप है ये, तो इसीलिए इसको समेकित पाठचर्या कहा जाता है। और ये धारणा वास्तव में मनोविज्ञान के गेस्टाल्टवाद के आधार पर विकसित हुई है, यानी कि पूर्णाकार के आधार पर। नेक्स्ट है हमारा क्रिया केंद्रित पाठचर्या। क्रिया केंद्रित जो पाठचर्या होती है इसमें वर्क एंड एक्टिविटी पर जो है ये आधारित होती है, वर्क एंड एक्टिविटी पर, ठीक है, वर्क एंड एक्टिविटी। इसमें जो है वर्क एंड एक्टिविटी को सेंटर में रखा जाता है, बहुत सारी इसमें क्रियाएं शामिल होती हैं, कई सारे काम इसमें शामिल होते हैं। तो ये सभी जो है पाठचर्या के प्रकार हैं। हमने सबको थोड़ा थोड़ा डिफाइन भी कर दिया ताकि आपको आसानी से चीज़ें समझ में आ जाएं। कोर प्रधान पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है बालकों को व्यक्तिगत और सामाजिक समस्याओं से संबंधित अनुभव प्रदान करना, बालकों को वर्तमान और भावी समस्याओं को सुलझाने के लिए ज्ञान और अनुभव प्रदान करना, व्यक्ति और समाज दोनों का विकास करना। ये जो है कि कोर प्रधान पाठ्यक्रम का उद्देश्य होता है। कोर पाठचर्या की निम्नलिखित विशेषताओं में एक विकल्प सही नहीं है। कौन सा जो विकल्प है वो गलत है, देखिएगा। कोर पाठचर्या शिक्षक केंद्रित होती है, क्या ये गलत है। इसमें समय विभाग चक्र लचीला और अनिश्चित होता है, कालांश इसमें बड़े बड़े होते हैं, ये तो बात इसमें जो है ये सही नहीं है, तो ये सही है, ये सही है।
और ये पाठचर्या समस्या समाधान पर बल देती है, ये भी बात बिल्कुल सही है, हमसे पूछ रहा है सही नहीं है। और 4 पाठचर्या में कई विषयों को एक साथ पढ़ाया जाता है, ये भी बात सही है। गलत कौन सा है? ये वाला ऑप्शन हमारा जो है वो ये क्या है, सही नहीं है। ओके, क्योंकि ये पाठचर्या शिक्षक केंद्रित नहीं है, बाल केंद्रित है। इतनी बात क्लियर हो जाती है। कोर पाठ्यक्रम के अंतर्गत 2 या 2 से अधिक विषयों का सम्मिश्रण शिक्षक पर शिक्षण की आवश्यकताओं का भार बढ़ाता है। यह विचार किसका है? यह विचार गुडलैंड का है प्यारे दोस्तों। किसका? गुडलैंड ने ये बात कही है। विद्यालय बालक के सर्वांगीण विकास के निमित्त कक्षा के अंदर या कक्षा के बाहर जो अनुभव, ज्ञान, क्रिया करने की सीख देता है, वे सभी किसके अंग बन जाते हैं? वो सभी हमारे पाठचर्या के अंग बन जाते हैं। ठीक है, बालक के सर्वांगीण विकास के लिए कक्षा के अंदर जो गतिविधियां हो रही हैं, कक्षा के बाहर जो एक्टिविटी हो रही हैं, जो भी अनुभव टीचर्स अपने बालकों के साथ शेयर कर रहे हैं, जो भी ज्ञान बालकों को दिया जा रहा है, खेलने से संबंधित, बच्चों के मनोरंजन से संबंधित या और भी जो एक्टिविटीज स्कूल में कराई जा रही हैं, वो सब कुछ हमारी पाठचर्या के अंतर्गत शामिल हो जाती हैं। पाठचर्या को और किन नामों से संबोधित किया जाता है? देखिए, पाठचर्या को अगर हम और दूसरा नाम देते हैं तो वह हमारा एक तो सिलेबस होता है, दूसरा कोर्स ऑफ स्टडी होता है। ये दोनों ही नामों से हम पाठचर्या को क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। दोनों ही नाम पाठचर्या के हैं। ये पाठचर्या शब्द किस भाषा के शब्द से बना है? तो देखिए, जो पाठचर्या शब्द है प्यारे दोस्तों, यह लैटिन भाषा का शब्द है। पाठचर्या लैटिन भाषा का शब्द है और इसी का जो सिलेबस है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर। ठीक है, पाठचर्या लैटिन भाषा का शब्द है और सिलेबस ग्रीक भाषा का शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने। पाठचर्या एक ऐसा क्रम है जो किसी व्यक्ति को गंतव्य स्थान पर पहुंचाने के लिए तय करना पड़ता है। यह कथन किसका है? यह कथन ब्रूबेकर का है। किसका स्टेटमेंट है ये जो स्टेटमेंट है प्यारे दोस्तों, ये ब्रूबेकर का स्टेटमेंट है। ठीक है, इतनी बात क्लियर होती है। और इसी में अगर आप ऐड ऑन करना चाहें तो पाठ्यक्रम वो मार्ग है जिस पर चलकर लक्ष्य तक पहुंचा जा सकता है, जबकि पाठचर्या क्या है? पाठचर्या लक्ष्य पर पहुंचने का एक स्थान माना गया है। ऑप्शन डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए जिन अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा बनाई जाती है उसे पाठचर्या कहा जाता है। भाई, शिक्षा के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अध्ययन परिस्थितियों की क्रमिक रूपरेखा, एक सीक्वेंस तैयार किया जाता है, उसे पाठचर्या कहा जाता है। ये बात किसने कही है? ये बात रॉबर्ट यूलिच का स्टेटमेंट है। ये किसका? रॉबर्ट यूलिच का स्टेटमेंट है। पाठचर्या के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है? तो हम यहाँ पे पाठचर्या के लिए करिकुलम का यूज़ भी करते हैं और सिलेबस का भी यूज़ करते हैं। हालांकि ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, इन दोनों चीज़ों में अंतर है भैया। ठीक है, दोनों में क्या है? दोनों में अंतर होता है, लेकिन हम कई बार दोनों को एक ही मान लेते हैं, दोनों के लिए एक ही शब्द का यूज़ करते हैं जब सबसे, और सिलेबस जो सबसे ज़्यादा चलता है तो, और कोर्स ऑफ स्टडी भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये सभी शब्द जो है पाठ्यक्रम के लिए हम यूज़ करते हैं। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, एक से बढ़कर एक प्रश्न आपको मिल रहा है। लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम में कौन कौन से सिद्धांत हैं? लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम में हमारे एक तो सामाजिक उद्देश्यों की प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाए। और पाठ्यक्रम जो हो वो लचीलापन हो, उसके अंदर लचीलापन होना चाहिए, यानी कि आवश्यकता पड़ने पर उसमें हम कुछ ऐड ऑन कर सकें, उसमें हम कुछ घटा सकें, कुछ बढ़ा सकें, है ना। तो ये चीज़ होनी चाहिए। और बहुमुखी प्रवृत्ति वाला पाठ्यक्रम हमारा होना चाहिए। ये सभी सिद्धांत जो हैं वो लोकतंत्रीय पाठ्यक्रम के हैं। वेरी गुड। 30 नंबर प्रश्न पे हम पहुंचते हैं। बहुत बड़ी एक डेफिनेशन है और ये पूछा गया प्रश्न है। कहता है कि किसके अकॉर्डिंग पाठचर्या में विषय सामग्री का विस्तृत वर्णन, यानी कि पाठ्यक्रम, कार्यक्रम और कुछ हद तक वह अध्ययन विधियां, मैथडोलॉजी भी शामिल किया जा सकता है, जो कक्षा में सामग्री को ठीक ढंग से प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तुत की जाती है। ये जो स्टेटमेंट है ये किसकी रिपोर्ट है? ये रिपोर्ट है यूनिसेफ की रिपोर्ट है। ये किसकी रिपोर्ट है? ये यूनिसेफ की रिपोर्ट में ये स्टेटमेंट दिया गया है। 30 प्रश्न आपके यहाँ तक क्लियर हो जाते हैं।
आगे क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले हम आपको थोड़ा सा पेड कंटेंट के बारे में बता दें। हालांकि रोज़ बताते हैं, लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी जो नए जुड़ते हैं उनको जानकारी नहीं होती है। पेड कंटेंट का मतलब ये होता है प्यारे दोस्तों कि आपका जो ये बीएड का कोर्स है 4th सेमेस्टर का, इसके कंप्लीट नोट्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको कुछ फ़ीस पे करनी होती है। क्या करना होता है, आपको कुछ फ़ीस पे करनी होती है एंड चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं। हमारे नोट्स लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी कोई भी कॉपी किताब क्वेश्चन बैंक मॉडल पेपर कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रह जाती है। हमारा जो कंटेंट रहता है वो एनफ रहता है, पर्याप्त रहता है आपके एग्ज़ाम के लिए। ऐसा कंटेंट जो आपको कम से कम समय में बेहतर मार्क्स दिलाने की गारंटी देता है। इसमें हम आपको देने वाले हैं क्या क्या, एक तो आपको सब्जेक्टिव कंटेंट जरूर दिया जाता है। सब्जेक्टिव, और जो होशियार बच्चा होता है जो अच्छे मार्क्स लाता है वो सब्जेक्टिव जरूर पढ़ता है डेफिनेटली, क्योंकि उसको पता है कि डीपली चीज़ें हमें सब्जेक्टिव में ही मिल पाएंगी, हम कॉन्सेप्ट को वहीं से समझ पाएंगे, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम आपको ऑब्जेक्टिव देते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि इसमें आपको हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ देंगे, एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ प्रोवाइड कराते हैं। तीसरे पॉइंट पे हम आपको जो पीवाईक्यूज़ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं, वो प्रोवाइड कराते हैं विद सॉल्यूशन। चौथे नंबर पे वन लाइनियर, यानी कि एक एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्लियर, एक एक लाइन में 3-3 4-4 क्वेश्चन आपके क्लियर हो रहे हैं, इस तरीके से आपको वन लाइनियर कंटेंट दिया जाता है। और 5 नंबर पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम आपको सबसे बड़ी चीज़ देते हैं क्वेश्चन बैंक, यानी कि क्वेश्चन बैंक आपकी जो 3 प्रकार की क्वेश्चन बैंक, एक सब्जेक्ट की 3 क्वेश्चन बैंक देते हैं, जिसमें आपका आता है जो एग्ज़ाम टाइम की गोल्ड सीरीज हो गई, पवन की सीरीज़ हो गई, इजी नोट्स हो गया, एक सब्जेक्ट के 3 क्वेश्चन बैंक, और वो भी फुल ऑब्जेक्टिव वाले, ये आपको हम प्रोवाइड करा देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि सब्जेक्टिव आप फुल यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपको देखिए हम चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ प्लस एक्स्ट्रा एमसीक्यूज़ दे रहे हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आप यहाँ से तैयार करेंगे ऑब्जेक्टिव। वन लीनियर आपको हम दे रहे हैं, क्वेश्चन बैंक दे रहे हैं, यानी कि अ लॉट ऑफ कंटेंट, बहुत सारा कंटेंट, और बहुत सरल, बहुत आसान भाषा में कम से कम समय में आप तैयार इसको कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए आप में इस नंबर पे 9628182649 इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। मैं आपको एक बार नोट्स दिखा भी देता हूँ। 9628182649, कल नंबर गलत हो गया था, आज सही है, ठीक है। मैं एक बार आपको दिखा देना चाहता हूँ। पेपर 3 आपको पढ़ा रहे हैं तो पेपर 3 का ही कंटेंट दिखा देते हैं। जो हम इसमें दिखाएंगे वो सेम प्रोसेस सभी सब्जेक्ट्स में सेम रहेगा। देखिए, पाठचर्या विकास की प्रक्रिया, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव पीडीएफ में आपको दिखा रहा हूँ। पहले सब्जेक्टिव देख लीजिए, पाठचर्या क्या होती है ना, इसकी संकल्पना क्या है, अवधारणा क्या है, शिक्षक शिक्षार्थी पाठचर्या बराबर शिक्षा व्यवस्था बनते हैं, पाठचर्या की अवधारणा क्या है, इसका अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, पाठचर्या का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, ये क्या है, ये सब्जेक्टिव कंटेंट है। इस तरीके से ये चीज़ें आपको, संकुचित अर्थ इसका क्या होता है, इसका व्यापक अर्थ क्या होता है, और इसमें पाठचर्या की प्रकृति क्या है, इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट देखिए। यहाँ भी जो है पाठचर्या के मुख्य 4 आधार होते हैं: सामाजिक शक्तियाँ, स्वीकृत सिद्धांतों द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान, अधिगम का स्वरूप, ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप। ये क्या है, ये सब्जेक्टिव है। उसके बावजूद भी आपको लग रहा होगा तो शॉर्ट में, कितना शॉर्ट में इसको दिया है। बस इसका ये जो नोट्स हैं बहुत इस तरीके से तैयार किए गए हैं कि आप कम से कम समय में बेहतर तैयारी कर पाएँ। पॉइंट टू पॉइंट इसमें आप चीज़ों को आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। कोर प्रधान पाठ्यक्रम क्या होता है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, प्रच्छन्न पाठचर्या क्या होती है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसके घटक क्या होते हैं, सारी चीज़ें विधिवत तरीके से इसमें दी हुई हैं। बस 1 मिनट का समय और लेंगे। ये वन लीनियर है। वन लीनियर में जैसे एक एक लाइन में कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, एक एक लाइन में चीज़ें हमारी क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। ये वन लीनियर, एक एक लाइन में आप पूरी जैसे एक लाइन में 3-4 क्वेश्चन आपके कवर हो जाते हैं। यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, अच्छा, अधिगमकर्ता केंद्रित पाठचर्या को कम से कम शब्दों में एक एक लाइन में आप क्लियर कर लेंगे। विषय केंद्रित पाठचर्या क्या होती है, एक एक लाइन में क्लियर हो जाएगा। क्रिया केंद्रित पाठचर्या क्या होती है, एक एक लाइन में आप क्लियर कर पाएंगे। समुदाय केंद्रित क्या होता है, ये सब चीज़ें, ये वन लीनियर कंटेंट हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से फुल कंप्लीट होता है, चैप्टर वाइज तैयार किया जाता है ताकि विद्यार्थी कम से कम समय में चीज़ों को समझ ले। अब आ जाते हैं आपका एमसीक्यूज़ प्लस पीवाईक्यूज़। एमसीक्यूज़ में चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ किस पेज से किस पेज तक, पूरा विशेष सूची यहाँ पे दी हुई है। चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ हो गई है, ठीक है। फटाफट से चलो आगे बढ़ते हैं। और चैप्टर वाइज एमसीक्यूज़ के बाद फिर ये मुझे लग रहा है क्वेश्चन पेपर चल रहा है आपका, और क्वेश्चन पेपर के बाद फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर आएगा। जैसे यहाँ से है, ये आ गया हमारा प्रीवियस क्वेश्चन पेपर, 2022 का क्वेश्चन पेपर है ये। 2022 के क्वेश्चन पेपर के बाद 2023 का क्वेश्चन पेपर लगा हुआ है यहाँ से, और विद सॉल्यूशन लगा हुआ है। ये देखिएगा, यहाँ से 2023 का क्वेश्चन पेपर ये शुरू होता है।
ओके, तो इस तरीके से ये फुल कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाता है। और अब इसमें क्वेश्चन बैंक अगर मैं दिखाना चाहूँ, ये पवन की सीरीज़ है, ठीक है। भारत में शिक्षा के वर्तमान मुद्दे, तीसरा पेपर आपका चल रहा है। इस तरीके से इसमें देखिए आंसर सामने दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको कंप्लीट प्रोवाइड करा दी जाती हैं। और ये पवन की सीरीज हो गई। अब इसके बाद एग्जाम टाइम गोल्ड सीरीज़, इसकी भी कंप्लीट पीडीएफ आप तक पहुंचा दी जाती है। ये क्यों दी जाती है? ये इसलिए दे देते हैं साथ में, हालांकि जो हमारा अपना कंटेंट है वो पर्याप्त है, लेकिन ये साथ में इसलिए देते हैं ताकि बच्चों को ये ना लगे कि यार हमने मार्केट से कंटेंट नहीं खरीदा, वो पढ़ा नहीं, उसमें कहीं कुछ अलग ना दिया हो। तो इसलिए हम ये भी साथ में प्रोवाइड करा देते हैं ताकि आपके अंदर की जो वो है, आपकी जो लालसा है वो ना रहे कि मतलब हमने वो लिया नहीं। और ये हमारा ये है ऑब्जेक्टिव इजी नोट्स, फुल ऑब्जेक्टिव वाला इजी नोट्स है, ठीक है। इसमें जो आंसर रहता है वो हम पहले ही टिक कर दिए हैं ताकि, और उसके बाद इसकी जो आंसर सीट रहती है वो भी हमने नीचे दे दी है ताकि बच्चा आसानी से इसको पढ़ ले। तो इस तरीके से इतना सारा कंटेंट आपको कहीं भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। क्लासेस कंटिन्यू चलते रहेंगे, क्वेश्चंस हम कराते रहेंगे, लेकिन बहुत बेहतर अगर आप करना चाहते हैं तो फटाफट नोट्स लेकर के पढ़ाई शुरू कर दीजिए। समय है आपके पास, पर्याप्त समय है, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ने वाले के लिए बहुत समय है। चलिए आते हैं अपने पॉइंट पे, अपने क्वेश्चन पे। और क्वेश्चन हमारा कह रहा था 31 नंबर क्वेश्चन था कि देखिएगा, नोट्स के बारे में बताना ज़रूरी हो जाता है, थोड़ा विद्यार्थियों का भला हो जाए जिनके पास कंटेंट नहीं है या जिनके पास समय नहीं है। पाठचर्या में विद्यार्थियों के विद्यालय या उसके बाहर के वे सभी अनुभव शामिल हैं जो अध्ययन कार्यक्रम में रखे जाते हैं, जिसकी आयोजना उसके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक, सामाजिक, आध्यात्मिक और नैतिक स्तर पर विकास में सहायता के लिए होता है। ये परिभाषा किसकी है भैया? तो ये जो परिभाषा है प्यारे दोस्तों, वह क्रो एवं क्रो की डेफिनेशन है। किसकी है? क्रो एंड क्रो की डेफिनेशन है। व्यापक अर्थ में पाठचर्या के अंतर्गत विद्यालय का समस्त परिवेश आता है, जिसमें विद्यालय में प्राप्त सभी प्रकार के संपर्क, पठन क्रियाएं और विषय शामिल हैं। ये परिभाषा किसने दी है? तो यह जो परिभाषा है वो रडयार्ड और हेनरी ने दी है, और ये उसी परिभाषा से मिलती जुलती जो अभी हमने पीछे पढ़ा था। क्वेश्चन कहता है पाठचर्या वह सहायक सामग्री है जिसके द्वारा बच्चा अपने आप को उस वातावरण के अनुकूल ढालता है जिसमें वह अपना दैनिक कार्य व्यवहार करता है, जिसमें उसकी भविष्य की योजनाएं और क्रियाशीलता निहित हैं। ये परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा के.जी. सैयदेन की है। किसकी है? के.जी. सैयदेन की है। फिर एक बड़ी डेफिनेशन आपको मिलती है, रिपोर्ट है ये है किसने लिखा है? पाठचर्या का अर्थ केवल उन सैद्धांतिक विषयों से नहीं जो विद्यालय में परंपरागत रूप से पढ़ाए जाते हैं, अपितु इसमें अनुभवों की वह संपूर्णता भी निहित है जिसमें बालक विद्यालय, कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, कार्यशाला, खेल के मैदान एवं शिक्षक और शिक्षार्थियों के अनगिनत संपर्कों से प्राप्त करता है। इस प्रकार विद्यालय का संपूर्ण जीवन पाठचर्या बन जाता है जो छात्रों के सभी पक्षों को प्रमाणित कर सकता है और विकास में सहायता दे सकता है। ये जो रिपोर्ट है वो किसकी रिपोर्ट है? तो ऐसा माध्यमिक शिक्षा आयोग के अकॉर्डिंग कहा गया है। किसके अकॉर्डिंग? माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार कहा गया है। फिर एक डेफिनेशन आपको मिलती है, पाठचर्या उन समग्र परिस्थितियों, क्योंकि डेफिनेशंस पूछी जाती हैं इसलिए हमने इनको डाल दिया है। पाठचर्या उन समग्र परिस्थितियों का समूह है जिसकी सहायता से शिक्षक और विद्यालय प्रशासक उन सभी बालकों और नवयुवकों के व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं जो विद्यालय से होकर गुजरते हैं। यह कथन किसका है? यह कथन फ्रांसिस जे ब्राउन का है। किसका है? फ्रांसिस जे ब्राउन का स्टेटमेंट है। शैक्षिक समाज विज्ञान नामक पुस्तक किसने लिखी? शैक्षिक समाज विज्ञान पुस्तक नामक पुस्तक फ्रांसिस जे ब्राउन की है। फ्रांसिस जे ब्राउन की है। विद्यालय व्यवस्था का मूल आधार क्या है? विद्यालय जो व्यवस्था होती है उसका मूल आधार क्या माना गया है भैया? मूल आधार पाठचर्या होती है, ठीक है। विद्यालय की व्यवस्था का मूल आधार पाठचर्या होती है। पाठ्यक्रम को मानव जाति के संपूर्ण ज्ञान और अनुभव का सार समझा जाना चाहिए। यह कथन फ्रोबेल का है। किसका है? फ्रोबेल का स्टेटमेंट है। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम के किस आधार पर बहुत अधिक बल दिया जा रहा है? देखिए, अगर यहाँ पे सिर्फ ये बात की जाए कि किस आधार पर अधिक बल दिया जा रहा है तो वो है सामाजिक आधार। आंसर आपका क्लियर हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। दार्शनिक आधार क्या है? देखिए, पाठचर्या का मुख्य आधार दर्शन ही है, ठीक है। क्या है? दर्शन। अगर दर्शन क्या है? ये पाठचर्या का मुख्य आधार है। दर्शन को पाठचर्या का मेरुदंड भी कहा गया है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि पाठचर्या का मेरुदंड क्या है, पाठचर्या का मेरुदंड, तो वो दर्शन ही है, ठीक है। और ये इसमें, और दार्शनिक आधार के अंतर्गत ये आता है कि इसमें क्या पढ़ाया जाए, क्या ना पढ़ाया जाए, है ना, कहानियों को इसमें इंक्लूड किया जाए ना किया जाए, ये सभी दार्शनिक आधार में आ जाता है।
और जो मनोवैज्ञानिक आधार होता है पाठचर्या का, मनोवैज्ञानिक आधार जो होता है ये पाठचर्या का, इसमें पाठचर्या का निर्धारण बालक की रुचियों, स्वाभाविक प्रवृत्तियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं, योग्यताओं, इन सब के अकॉर्डिंग होता है। यानी कि बालक को केंद्र बिंदु मान करके पाठचर्या का निर्धारण होता है मनोवैज्ञानिक आधार में। और जब हम सामाजिक आधार में पहुंचते हैं तो सामाजिक आधार जो है कि इस पर बहुत अधिक बल दिया जाता है, जैसा कि क्वेश्चन पूछ रहा है उसका आंसर है ये। और इस पाठचर्या में उन विषयों या उन एक्टिविटीज़ को स्थान देने की बात कही जाती है जो छात्र में सोशलाइजेशन की भावना, सामाजिकता की भावना का विकास करे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है कि कैरिकुलम में लैंग्वेज है, हिस्ट्री है, लिटरेचर है, सोशल साइंस है, जियोग्राफी है, आपकी क्या कहते हैं उसको, नीति शास्त्र है, उसको इसमें स्थान दिया जाता है। किसमें? जो सामाजिक आधार होता है इसमें। ठीक है, सामाजिक आधार पर संगठित पाठचर्या मुख्य रूप से सामाजिकता की भावना पर आधारित होती है और इसी पर इसमें क्या है, बल दिया जा रहा है सामाजिक आधार पर। ऑप्शन सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन राइट हो जाता है। नेक्स्ट वन इस पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं। पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सूत्र हो जाएंगे देखिएगा। चलिए, इसमें हो जाएगा जैसे शिक्षा प्रणाली, जैसे आपकी शिक्षा प्रणाली है, मूल्यांकन प्रणाली है, शिक्षा के उद्देश्य हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं। भाई जो शिक्षा प्रणाली किस तरीके की है, जैसे हमारे यहाँ शिक्षा प्रणाली अब क्या हो गई, अब 5+3+3+4 लागू हो गई, तो इस शिक्षा प्रणाली के अकॉर्डिंग सिलेबस भी तैयार किया जाएगा, है ना। मूल्यांकन प्रणाली किस तरीके की है, मूल्यांकन किस तरीके से किया जाता है, उसके आधार पर भी सिलेबस तैयार किया जाता है, करिकुलम। शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं, बालकों को किस लक्ष्य तक पहुंचाना है, किस उद्देश्य तक पहुंचाना है, उसके हिसाब से पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। तो ये सारे क्या हैं, पाठ्यक्रम निर्माण के सूत्र हैं। इन सूत्रों को फॉलो करके ही पाठ्यक्रम तैयार किया जाता है। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम क्या है? विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। कहीं कहीं आपको ये मिल जाएगा, क्या कहते हैं इसको, या तो छात्र केंद्रित भी मिल जाएगा, हाँ छात्र केंद्रित ही लिखा होता है कहीं कहीं, लेकिन नहीं, इसका बेस्ट ऑप्शन यही है, विषय केंद्रित पाठ्यक्रम का दूसरा नाम पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम होता है। पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? क्रियात्मक पक्ष की अगर बात करें तो इसमें आपके उद्देश्य अंतर्वस्तु आ जाती है, अधिगम आ जाता है, मूल्यांकन प्रोसेस भी आ जाता है। तो ये सभी जो है वो क्रियात्मक पक्ष के अंतर्गत ये सभी चीज़ें शामिल होती हैं। किसने पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया? किसने किया था भैया? तो वो थे फिलिप एवं टेलर, जिन्होंने क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन किया था। पाठ्यक्रम के क्रियात्मक पक्ष का अध्ययन करने वाले कौन है? फिलिप एवं टेलर हैं। कैरिकुलम प्रोसेस जो पुस्तक है वो डी.के. व्हीलर ने लिखी है। किसने लिखी है? डी.के. व्हीलर ने कैरिकुलम प्रोसेस पुस्तक लिखी है। ओके, यहाँ तक बात क्लियर होती है। प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या किसने और कब बनाया था? प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या है उसको बनाया था 1990 में एनसीईआरटी ने। ठीक है, किसने बनाया था? 1990 में एनसीईआरटी ने। पाठ्यचर्या संरचना के प्रमुख कितने सोपान हैं? तो भैया अगर हम बात करें पाठ्यचर्या संरचना के मुख्य सोपानों की तो वो हमारे 4 सोपान हैं। कितने सोपान हैं? 4 सोपान है। अगर इसमें हम पूछ लें आपसे, जैसे पूछ लिया जाए कौन कौन से हैं, तो उसमें एक तो आपका क्या कहते हैं उसको, उद्देश्य आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है? एक तो उद्देश्य आ जाता है, दूसरा सामग्री या विषय वस्तु आ जाती है, और तरीके या सीखने के अनुभव आ जाते हैं, मूल्यांकन आ जाता है। ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो ऑप्शन जो ए है वो यहाँ पे राइट हो जाता है। पाठ्यक्रम के तीनों क्षेत्रों को मिलाकर सामसिक मॉडल प्रस्तावित किया था। किसने प्रस्तावित किया था? तो ये जो मॉडल है वो दिया था आर.एच. दबे ने। किसने दिया था? आर.एच. दबे ने दिया था। व्हीलर के द्वारा प्रस्तावित मानदंड के अनुसार शैक्षिक उद्देश्य किन दृष्टियों से सार्थक होना चाहिए? व्हीलर के द्वारा जो मानदंड प्रस्तावित किया गया था उसके अकॉर्डिंग अगर बात की जाए तो शैक्षिक उद्देश्य जो हैं वो एक तो मानवीय अधिकारों से उनमें एक तादात्म्य स्थापित होना चाहिए, एंड लोकतांत्रिक दृष्टि से वो अनुकूल होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि सामाजिक दृष्टि से भी सार्थक होना चाहिए। ठीक है, तो ये शैक्षिक उद्देश्य हमारे ऐसे हों जो सामाजिक दृष्टि से भी सार्थक हों, लोकतांत्रिक दृष्टि से अनुकूल हों, मानव के अधिकार को से तादात्म्य स्थापित करें। ये सभी विशेषताएं यहाँ पे हो जाती हैं। ठीक है, तो शैक्षिक उद्देश्य इन दृष्टियों से सार्थक होने चाहिए। ऑप्शन डी
इज द राइट वन ओवर हियर। पाठचर्या मूल्यांकन के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के घटकों को मुख्य माना जाता है। यह घटक कौन कौन से हैं? ये घटक हमारे एक तो उद्देश्य है, विषय वस्तु है, विधियां हैं, छात्रों की जांच पड़ताल है, ये सभी चीज़ें इसमें शामिल हो जाती हैं। ऑप्शन डी इज़ द राइट वन ओवर हियर। मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? तो देखिए मूल्यांकन आपका छात्र मूल्यांकन भी होता है, पाठचर्या मूल्यांकन भी होता है, दोनों ही प्रकार का होता है। ठीक है, छात्रों का भी मूल्यांकन किया जाता है और क्या कहते हैं पाठचर्या का भी मूल्यांकन किया जाता है कि पाठचर्या कितनी जो है कि उपयोगी है बालकों के लिए। विद्यार्थियों से सहभागिता किन 3 स्तरों पर प्राप्त की जा सकती है? तो विद्यार्थियों से सहभागिता एक तो उनसे व्यक्तिगत सहभागिता प्राप्त की जा सकती है, संपूर्ण वर्ग के सभी स्तरों पर सहभागिता प्राप्त की जा सकती है, छोटे समूहों के विशिष्ट क्षेत्रों में सहभागिता उनसे प्राप्त की जा सकती है। इन 3 स्तरों पर सहभागिता प्राप्त की जा सकती है। ऑप्शन डी राइट हो जाता है। किस विद्वान ने पाठ्यक्रम की संरचना प्रक्रिया को वृत्ताकार माना है? तो हमने आपको बताया भी था कि जो व्हीलर हैं इन्होंने पाठ्यक्रम की संरचना को क्या माना है? वृत्ताकार माना है। किन्होंने माना है? वीके टीके व्हीलर ने पाठ्यचर्या की संरचना को वृत्ताकार माना है। ऑप्शन जो यहाँ पे बी है वह राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अधिगम अनुभवों के चयन के संबंध में निम्न में कौन सा व्हीलर के द्वारा प्रस्तावित मानदंड नहीं है? तो इसमें से कौन सा नहीं है? तो इसमें वैधता यानी कि वैलिडिटी आ जाती है, वैलिडिटी आ जाती है, डाइवर्सिटी आ जाती है, आपकी उपयुक्तता, ये सभी चीज़ें शामिल है, लेकिन पोषित मूल्य इसमें शामिल नहीं होता है। ऑप्शन डी राइट इज राइट ओवर हियर। मूल्य वह है जो मानव इच्छाओं की तुष्टि करे। यह परिभाषा किस विद्वान की है? तो ये जो परिभाषा है वो अर्बन की परिभाषा है। किसने दी है? अर्बन ने ये डेफिनेशन दी है। कौन सा मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है? मूल्यांकन कार्यक्रम की विशेषता नहीं है जनमत। ठीक है, जो मूल्यांकन है वो उसमें वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। ठीक है, ये सभी विशेषताएं हैं मूल्यांकन कार्यक्रम की, लेकिन जनमत नहीं है। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में कौन सी सामग्री बालकों को सीखने के लिए राजमार्ग का काम करती है? कौन सी सामग्री? तो देखिए जो दृश्य श्रव्य सामग्री होती है जिसमें बच्चा सामने चीज़ों को देख भी रहा है और सुन भी रहा है, जैसे आपका सामने प्रोजेक्टर लगा हुआ है, जैसे टीवी हो गई है ना, ये क्या है? ये दृश्य श्रव्य सामग्री हैं। इसके माध्यम से जो अधिगम होता है वो लंबे समय तक बच्चे के दिमाग में स्टोर रहता है, वो लंबे समय तक बालक उसको याद रख पाता है, क्योंकि यहाँ पर हम अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं। जहाँ भी हम अपनी एक से अधिक इंद्रियों का प्रयोग करते हैं वह अधिगम हमारा स्थायी अधिगम हो जाता है। तो जो दृश्य श्रव्य सामग्री है यहाँ पे ये राजमार्ग का काम करती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन कहता है अधिगम अनुभवों के वर्गीकरण में किस विद्वान ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है? अधिगम अनुभवों के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में थोड़ी थ्योरी इसकी लिख करके पढ़ा देंगे, हालांकि आज मैं ओरली आपको समझा देता हूँ। अधिगम अनुभव जिसको हम लर्नर एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं, अधिगम अनुभवों से तात्पर्य उन अधिगम क्या कहें उनको क्रियाकलापों से है जो विद्यार्थियों को विषय के उन्मुख बनाते हैं और अंततः उन एक्टिविटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है उसको डेवलप करते हैं। अधिगम अनुभव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को सरल सुगम बनाने के लिए आयोजित क्रियाकलापों, प्रयोग में लाई जाने वाली जो शिक्षण विधियां हैं, शिक्षण प्रक्रिया है, उसको पूर्ण रूप में ये निर्देशित करने का काम करता है। ठीक है, और ये किस विद्वान ने इसमें महत्वपूर्ण योगदान दिया है? तो हालांकि यहाँ पे मॉसमैन को माना जाता है कि इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन सा अंतर्वर्ष चयन का गौण मानदंड नहीं है? ये जो व्यवहारिकता है ये इसमें गौण मानदंड नहीं है, बाकी सारे गौण के अंतर्गत आ जाते हैं। नेक्स्ट वन इस पाठ्यक्रम के मूल्यांकन में अधिकांशता मापन होता है। पाठ्यक्रम का जो मूल्यांकन होता है मूल्यांकन में अधिकांशतः गुणात्मक रूप में होता है। किसमें? गुणात्मक रूप में मूल्यांकन होता है। ऑप्शन सी राइट हो जाता है। निम्न में कौन सा शिक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा नहीं है? एक तो छात्रों में व्यवहारगत परिवर्तन होना, ये तो मूल्यांकन का जो है कि प्रमुख क्षेत्र है कि भाई छात्रों को जो कुछ सिखाया जा रहा है उसमें कुछ इंक्रीज हुआ नहीं हुआ, बच्चे ने कितनी प्रोग्रेस की है, तो ये तो उसका प्रमुख क्षेत्र बन जाता है। पाठ्यक्रम प्रक्रिया के सभी पक्षों का मूल्यांकन होना भी जरूरी है, यह भी प्रमुख क्षेत्र है। मूल्यांकन कार्यक्रम का एक छात्र अभिप्रेरणा और अधिगम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? इट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्यक्ष और दूसरों के द्वारा
अनुभवों में संतुलन स्थापित करना, ये कहीं से भी मूल्यांकन का प्रमुख क्षेत्र नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी के साथ में चले जाएंगे। निम्न में कौन सा बालकों में सूक्ष्म निरीक्षण एवं विश्लेषण की शक्ति उत्पन्न करता है? कौन करता है? तो जब सूक्ष्म निरीक्षण बालक कहाँ कर पाता है? गणित में, भाषा में, सामाजिक अध्ययन में, विज्ञान में। तो हालांकि गणित और विज्ञान हैं तो ऑप्शन दोनों ही ठीक है, लेकिन जो गणित है वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे बालक सूक्ष्म निरीक्षण करता है, चीज़ों को बहुत डीप में एनालिसिस करता है। ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। उद्देश्य के निर्धारण की आवश्यकता को किस विद्वान ने एलिस एवं चेस्टर कैट के वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया है? वो कौन है? तो वो एडवर्ड ए क्रग हैं। एडवर्ड ए क्रग हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आगे क्वेश्चन आता है, शिक्षा के उद्देश्यों के कितने प्रकार हैं? अगर हम बात करें शिक्षा के उद्देश्यों की, तो मुख्य रूप से शिक्षा के दो उद्देश्य माने जाते हैं। पहला ये होता है कि बालकों में विषयों का ज्ञान हो। जो भी बालक जिस भी कक्षा में शिक्षा ग्रहण कर रहा है, तो उसे आप विषय का ज्ञान कराइए, विषय का ज्ञान कराइए। दूसरी बात, बच्चे का क्या होना चाहिए? बच्चे का मानसिक विकास होना चाहिए। बच्चे का मानसिक विकास भी जरूरी है। ये दो महत्वपूर्ण उद्देश्य होते हैं शिक्षा के। ऑप्शन डी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है, शिक्षण एवं अधिगम किसके द्वारा अधिक प्रभावशाली हो जाता है? देखिए, शिक्षण में यहाँ पे टीचिंग की बात हो रही है। टीचिंग का मतलब होता है यहाँ पे टीचर। यदि टीचर जो है वो अनुभवी है, उसको एक्सपीरियंस है, तो वो अपने शिक्षण को और ज़्यादा इफेक्टिव बना लेगा। नया टीचर होता है, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता है, तो उसका टीचिंग हो सकता है इतनी इफेक्टिव ना हो। लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस होल्डर टीचर होता जाता है, उसको एक्सपीरियंस आ जाता है चीज़ों को बताने का, समझाने का, दिखाने का, है ना। तो इस तरीके से अनुभव यहाँ पे बहुत काम करता है। अधिगम जो है, जो लर्निंग है, यहाँ भी बालक जो है वो अपने अनुभवों के आधार पर चीज़ों को सीखता हुआ चला जाता है। अगर यहाँ पे सिर्फ ये पूछ रहा होता कि अधिगम किसके द्वारा अधिक प्रभावशाली होता है, तो हम प्रेरणा के साथ चले जाते हैं, मोटिवेशन के साथ चले जाते हैं, क्योंकि जब बालक मोटिवेट होता है तो उसका जो अधिगम है वो और ज़्यादा बेहतर होता चला जाता है। क्योंकि यहाँ पे शिक्षण भी शामिल है, तो हम अनुभव के साथ में चले जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी अनुभव जो है वो राइट हो जाता है। निम्न में से किस विद्वान ने पाठ्यक्रम संरचना को 5 पदों में बांट दिया है? कौन से ऐसे विद्वान हैं जिन्होंने 5 पदों में बांट दिया है भाई? तो वो है व्हीलर। हमने आपको पिछली क्लास में जो क्लास हुई थी उसमें हमने आपको इसकी 5 पद बताए थे, इसके भाग अलग बताए थे, तो वो चीज़ें ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आज याद रखिए, इन्होंने 5 पदों में बांट दिया है। कौन मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है? तो वो हैं पाठ्यपुस्तकें जो हैं मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता नहीं है। बाकी जो मूल्यांकन हो वो एक सीक्वेंस से होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए। मूल्यांकन में रिलायबिलिटी होनी चाहिए, विश्वसनीयता होनी चाहिए, व्यापकता होनी चाहिए। ये सभी मूल्यांकन कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं हैं। पाठ्यपुस्तकें इसमें इंक्लूड नहीं होती हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति कैसी होती है? शैक्षिक उद्देश्य की प्रकृति जो है वह दार्शनिक होती है। दर्शन को पाठचर्या का मेरुदंड कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में क्या अधिगम अनुभव के चयन के संबंध में आवश्यक नहीं है? कौन सी चीज़ है जो इसमें आवश्यक नहीं है भाई? देखिए, अधिगम अनुभव की अगर बात करें तो इसमें अधिगम अनुभव उद्देश्य से संबंधित हो, ये तो बात सही है। अधिगम अनुभव विद्यार्थियों के लिए सार्थक होने चाहिए, और दूसरी बात यह है कि सार्थक हों, संतोषप्रद भी होने चाहिए, सेटिस्फैक्शन देने वाले हों। अधिगम अनुभव बालकों की परिपक्वता के अकॉर्डिंग होने चाहिए। अधिगम अनुभवों का चुनाव एक क्षेत्र विशेष के लिए तैयार हो, ऐसा नहीं है, ये आवश्यक यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। और अगर आपसे पूछ ले तो अधिगम अनुभव जो है वो विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के अधिगम अनुभवों के बारे में समुचित निर्णय भी लिया जाना चाहिए। ऐसे अधिगम अनुभवों का चयन किया जाए जो उपयुक्त भावनाओं को डेवलप कर सकें, भय की संभावनाओं को कम करें। ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड हो जाएंगी, लेकिन ऑप्शन डी यहाँ से हट जाएगा और यही राइट है। अधिगम कैसी प्रक्रिया? वेरी गुड क्वेश्चन। अधिगम लर्निंग किस प्रकार का प्रोसेस है? जो लर्निंग है ये क्रियाशील प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे बच्चा एक्टिविटी करता है, चीज़ों को करके सीखता है, ठीक है, क्रियाशील प्रोसेस है। शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का दायित्व किसका है? शैक्षिक उद्देश्यों के निर्धारण का जो दायित्व है वह पाठ्यक्रम निर्माताओं का है। किसका? पाठ्यक्रम निर्माता ये तय करते हैं कि शैक्षिक उद्देश्य, किस तरीके के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति इस पाठ्यक्रम को पढ़ने से हो जाएगी। ऑप्शन बी यहाँ पे जो है वह राइट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन 71 है हमारा।
कहता है कि शिक्षा संपूर्ण समाज की क्रिया है। इस कथन का संबंध किस विद्वान से है? इस कथन का जो संबंध की अगर हम बात करें तो ऐसा कौन कहते हैं भाई? ऐसा कहते हैं हमारे ओटावे। कौन कहते हैं? ओटावे का स्टेटमेंट है ये। पाठचर्या के कितने मुख्य आधार होते हैं? अगर आपसे आधार पूछ लेता है तो देखिए पाठचर्या के मुख्य 4 आधार होते हैं। एक तो इसमें आपकी सामाजिक शक्तियाँ आ जाती हैं, स्वीकृत सिद्धांतों के द्वारा प्राप्त मानव विकास का ज्ञान इसमें शामिल हो जाता है, अधिगम का स्वरूप भी इसमें शामिल हो जाता है, ज्ञान और संज्ञान का स्वरूप भी इसमें आ जाता है। ये पाठचर्या के 4 मुख्य आधार होते हैं। आप रट लीजिएगा, इसमें से कह देगा कि इसमें से पाठचर्या का कौन सा मुख्य आधार नहीं है, तो अगर आपको याद होगा तो गलत जो रहेगा उसको आप तुरंत हटा देंगे। विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का केंद्र बिंदु क्या होता है? विद्यालय की शिक्षा व्यवस्था का जो केंद्र बिंदु है वो आपकी पाठचर्या है। कौन है? पाठचर्या। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 आपके सामने, किस पाठचर्या में बालक के अनुभव को केंद्र माना जाता है? किस पाठचर्या में बालक के अनुभव को केंद्र माना जाता है? तो वो हमारी कोर पाठचर्या है। कौन सी पाठचर्या है? कोर पाठचर्या में बालक के अनुभव को केंद्र माना जाता है। इस तरीके से हमारे ये 74 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए आज। और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक हमारा ये पेड कंटेंट नहीं लिया है तो बहुत समय आपके पास है, और कुल मिलाकर के आप अगर ले लेंगे तो बहुत बेहतर तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। कम से कम समय में बेहतर करने का सबसे जो रामबाण तरीका है वो यही है। नोट्स लेकर के अपनी पढ़ाई शुरू कर दीजिए, कम से कम समय में बेहतर कर पाएंगे आप। ठीक है, नंबर हमारा है 9628182649। ठीक है, कल जो वीडियो आया था उसमें नंबर यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, आज नंबर सही है हमारा। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।